आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है म्यूचुअल फंड्स। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें शेयर मार्केट की जटिलता या जोखिम से डर लगता है। म्यूचुअल फंड्स निवेश का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है, जहां आपका पैसा एक जगह इकट्ठा होकर प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। आज की इस पूरी सीरीज में हम म्यूचुअल फंड्स की हर बारीकी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक तरह का पूल ऑफ मनी है, जहां बहुत सारे निवेशक अपना पैसा मिलाकर एक फंड में डालते हैं। इस पैसे को एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है और उसमें से शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 100 लोग हैं, हर कोई 1000 लगाता है तो कुल पैसा हो गया 1 लाख। अब ये पैसा एक फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों के शेयर और बॉन्ड्स में निवेश करेगा। इससे 2 फायदे होते हैं। हर निवेशक को डिवर्सिफिकेशन मिलता है, यानी उसका पैसा अलग अलग जगह लगा हुआ है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक ट्रेंड फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत क्यों? हर कोई शेयर मार्केट को खुद से समझना आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए रिसर्च और टाइम चाहिए। डिवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है। छोटे छोटे निवेशक से भी बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड्स को अपनी फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा बना चुके हैं। भारत में म्यूचुअल फंड का सफ़र शुरू हुआ 1963 में, जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) लॉन्च हुआ। ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। इसके बाद 1990 में प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आई, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, रिलायंस आदि। आज भारत में 40 से ज़्यादा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। देश में लाखों करोड़ रुपए का एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट है और यह लगातार बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड क्यों पॉपुलर हो रहा है? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से छोटे निवेशक भी सिर्फ 500 रुपये प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स ने इन्वेस्टमेंट को आसान बना दिया है। अवेयरनेस कैंपेन से म्यूचुअल फंड्स सही है नए लोगों ने जागरूकता बढ़ाई है। दोस्तों, ये तो म्यूचुअल फंड्स की एक झलक भर थी। इस इंट्रोडक्शन में आपने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, भारत में इसका इतिहास, और ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। म्यूचुअल फंड बेसिक का महत्व। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से जानने होंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आगे चलकर टाइप्स, स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके टर्म्स समझते हैं। एनएवी नेट एसेट वैल्यू क्या है? एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। सरल भाषा में एनएवी बताता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट कितने रुपए का है। कैलकुलेशन: फंड के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज भाग टोटल यूनिट इश्यूड बराबर नाव बनता है। ठीक है, एनएवी बनता है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के पास 100 करोड़ की एसेट्स है
और 5 करोड़ की लायबिलिटीज़ है। नेट एसेट्स 95 करोड़। अगर इस फंड ने 10 करोड़ यूनिट्स इशू किए हैं, नाउ NAV बराबर 90, 95 भाग 10 बराबर 9.5 पर यूनिट। म्यूचुअल फंड्स में जब आप निवेश करते हैं तो आपको उसकी नाव पर यूनिट अलॉट होते हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाम लमसम इन्वेस्टमेंट। एक ही बार में बड़ी रकम इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, एक साथ निवेश करना। ये तब अच्छा है जब आपके पास बड़ी राशि हो और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने तय समय पर एक निश्चित रकम इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, 1000 हर महीने। SIP आपको डिसिप्लिन सिखाता है और मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम करता है। SIP छोटे निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। एक्सपेंस रेशो क्या है? म्यूचुअल फंड चलाने के लिए AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी खर्च करती है, जैसे रिसर्च, फंड मैनेजर की सैलरी, मार्केटिंग आदि। ये खर्चा आपके निवेश से करता है और इसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। सामान्यतः एक्सपेंस रेशो 0.5% से 2.5% के बीच होता है। कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। AMC और फंड मैनेजर की भूमिका। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वह कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती है और मैनेज करती है, जैसे HDFC, AMC, ICICI प्रूडेंट, AMC, SBI म्यूचुअल फंड्स आदि। फंड मैनेजर वह व्यक्ति जो इन्वेस्टर के पैसे को रिसर्च और एनालिटिक्स के आधार पर अलग अलग शेयर्स बॉन्ड में लगाता है। फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। डायरेक्ट प्लान। आप AMC या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। कोई मिडिलमैन नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशो कम होता है। रिटर्न्स लंबे समय में ज़्यादा होते हैं। रेगुलर प्लान। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कमीशन जुड़ जाता है, इसलिए एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है। बिगनर्स को सलाह और गाइडेंस मिलती है। एक्सपीरियंस निवेशक डायरेक्ट प्लान चुनते हैं, जबकि नए इन्वेस्टर को रेगुलर प्लान से शुरुआत करनी चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपने 10 कंपनियों के शेयर खरीदे। अगर एक कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो बाकी 9 उसका असर कम कर सकती है। इसी तरह डिबेट प्लस इक्विटी प्लस हाइब्रिड फंड्स भी बैलेंस बनाते हैं। एग्जिट लोड क्या है? कुछ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप तय समय से पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर एग्जिट लोड यानी पेनल्टी लगती है। एग्जाम्पल, 1 साल से पहले पैसे निकालने पर 1% एग्जिट लोड। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एग्जिट लोड की जानकारी जरूर लें। रिस्क प्रोफाइलिंग। म्यूचुअल फंड्स बेसिक का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क प्रोफाइलिंग। हर इन्वेस्टर का रिस्क लेने का स्तर अलग होता है।
अगर आप यंग हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। अगर आप मिडिल एज में हैं और सेफ्टी चाहते हैं तो डिबेट फंड्स बेहतर हैं। रिटायरमेंट के करीब है तो कंजर्वेटिव, हाइब्रिड या डिबेट फंड्स चुनें। इस पार्ट में आपने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। NAV क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है, SIP और लमसम का फ़र्क, एक्सपेंस रेशो का महत्व, AMC और फंड मैनेजर की भूमिका, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स, डाइवर्सिफिकेशन और एग्जिट लोड, ये सब आपने सीख लिया है। रिस्क प्रोफाइलिंग, अब तक हमने म्यूचुअल फंड्स की बेसिक बातें सीख ली। नाउ SIP, एक्सपेंस रेशो, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान, डाइवर्सिफिकेशन आदि। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के कितने प्रकार होते हैं और इसका उपयोग किस निवेशक के लिए सही है। म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड्स, डिबेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETF। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड्स का पैसा मुख्य रूप से शेयर बाजार में लगाया जाता है। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले फंड्स माने जाते हैं। इक्विटी फंड्स के प्रकार, लार्ज कैप फंड्स, बड़ी कंपनियों टॉप 100 बाय मार्केट कैप में निवेश, रिलेटिविटी स्टेबल, रिस्क कम। एग्जाम्पल HDFC टॉप 100 फंड। मिड कैप फंड्स, मध्य आकार की कंपनियों 101 से 250 रैंक में निवेश, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा, रिस्क मॉडरेट। एग्जाम्पल एक्सिस मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, छोटी कंपनियों 251 और आगे में निवेश, रिस्क सबसे ज़्यादा लेकिन लंबी अवधि में रिटर्न हाई हो सकते हैं। एग्जाम्पल SBI स्मॉल कैप फंड। मल्टी कैप फंड्स, लार्ज, मिडल और स्मॉल तीनों में निवेश। डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है। सेक्टरल थीमेटिक फंड्स, किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, FMCG में निवेश। रिस्क बहुत ज़्यादा क्योंकि एक ही सेक्टर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। डिबेट म्यूचुअल फंड्स, डिबेट फंड्स का पैसा मुख्य रूप से बॉन्ड्स, डिबेट म्यूचुअल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। ये कम रिस्क वाले फंड्स हैं, रिटर्न्स भी मॉडरेट होते हैं। डिबेट फंड्स के प्रकार, लिक्विड फंड्स, बहुत शॉर्ट टर्म 3 महीने से कम, इमरजेंसी फंड्स के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, 1 से 3 साल के निवेश के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, 5 साल से ज़्यादा लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, कंपनियों को लोन के रूप में पैसा, रिस्क थोड़ा बढ़ा हुआ। गिल्ड फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेफ्टी सबसे ज़्यादा। डिबेट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जिन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न चाहिए लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हाइब्रिड फंड्स म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी प्लस डिबेट दोनों का मिक्स होता है। रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस्ड होते हैं। हाइब्रिड फंड्स के प्रकार, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स 65 से 80% इक्विटी प्लस बाकी डिबेट। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 75 से 90% डिबेट प्लस बाकी इक्विटी।
बैलेंस एडवांस फंड, डायमेटिक एसेट एलोकेशन, मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी और डिबेट का रेशो बदलता रहता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी प्लस डिबेट प्लस गोल्ड प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर। हाइब्रिड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जिन्हें स्टडी ग्रोथ और कुछ सेफ्टी चाहिए। इंडेक्स फंड्स और ETFs। इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं, किसी इंडेक्स 50 सेंसेक्स को कॉपी करते हैं। एक्सपेंशन रेशियो कम होता है। एग्जाम्पल UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल जैसे ही, लेकिन इनकी यूनिट शेयर बाजार में स्टॉक की तरह ट्रेड होती है। लिक्विडिटी ज़्यादा, चार्जेस कम। एग्जाम्पल निप्पॉन इंडिया ETF, निफ्टी BE, ESI। इंडेक्स फंड्स और ETF उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिन्हें सिंपल, लो कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, ये फंड्स किसी खास लक्ष्य के लिए बने होते हैं। रिटायरमेंट फंड्स लंबी अवधि के लिए डिज़ाइंड होते हैं। चिल्ड्रन फंड्स बच्चों की पढ़ाई या फ्यूचर एक्सपेंसिव के लिए। इसमें लॉक इन पीरियड होता है, कम से कम 5 साल। इस भाग में हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, डिबेट फंड्स लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न, हाइब्रिड फंड्स बैलेंस ऑफ बोथ, इंडेक्स फंड्स और ETF सिंपल और लो कॉस्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स स्पेसिफिक गोल्स के लिए। दोस्तों, अब तक हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक और उनके टाइप्स को डिटेल्स में समझ लिया। अब सवाल उठता है, म्यूचुअल फंड्स में प्रैक्टिकली निवेश कैसे करें। आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे ताकि एक बिगिनर भी आसानी से स्टार्ट कर सकें। KYC नो योर कस्टमर। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले KYC ज़रूरी है। KYC में आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार, एड्रेस प्रूफ और कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है। आजकल KYC प्रोसेस ऑनलाइन बहुत आसान हो गया है। आप किसी भी AMC वेबसाइट या म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। बिना KYC के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट। म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ज़रूरी नहीं है। 3 तरीके हैं। AMC की ऑफिशियल वेबसाइट ऐप जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, MF। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स ग्रो, जीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, ET मनी, बैंक्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे आसान है। डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान AMC या ऐप से डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रिटर्न्स ज़्यादा। रेगुलर प्लान डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करें। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट चुनें, नहीं तो रेगुलर स्टेप और SIP या लमसम चुनना। अगर आपके पास एक साथ बड़ी राशि है तो लमसम इन्वेस्ट करें। अगर आप छोटे अमाउंट्स में
डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी शुरू करें। एसआईपी मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस करता है और लॉन्ग टर्म में बेहतर साबित होता है। स्टेप 5 फंड सिलेक्शन। फंड चुनते समय ध्यान रखें आपका इन्वेस्टमेंट गोल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, टैक्स सेविंग, आपकी रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव है या नहीं। फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस CAGR, बेंचमार्क और कंपेरिजन, एक्सपेंसिव रेशो और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए आप 500 रुपये की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। ऐप या AMC वेबसाइट खोलें, फंड सिलेक्ट करें जैसे SBI स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसआईपी ऑप्शन चुनें, बैंक अकाउंट लिंक करें और ऑटो डेबिट सेट करें। हर महीने आपके खाते में से 500 अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। स्टेप 7 एसआईपी कैलकुलेटर एग्जाम्पल। मान लीजिए आप 500 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 12% एवरेज रिटर्न मिलता है। 10 साल में कोर्स पर लगभग 1.15 लाख, 20 साल में कोर्स पर लगभग 4.9 लाख, 30 साल में कोर्स पर लगभग 17 लाख। छोटा निवेश भी लंबे समय में बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। स्टेप 8 ट्रैक एंड रेवेन्यू। हर महीने या एक साल में अपने फंड्स रिव्यू करें। एसआईपी बीच में बंद न करें, कंपाउंडिंग को टाइम दें। अगर कोई फंड कंसिस्टेंसी खराब परफॉर्म कर रहा है तो स्विच कर सकते हैं। कंसल्टेंसी पार्ट 4। इस भाग में आपने सीखा कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे करें। KYC से शुरुआत। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स का चुनाव, एसआईपी या लमसम डिसाइड करना, सही फंड चुनना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से 500 एसआईपी का फ्यूचर कॉर्पस और रिव्यू प्रोसेस। दोस्तों, अब तक हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक टाइप्स और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिटेल में सीख लिया। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क के प्रकार। मार्केट रिस्क। शेयरों और सिक्योरिटीज़ के कीमतें मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये रिस्क सबसे अधिक होता है। क्रेडिट रिस्क डिबेट फंड्स में होता है। अगर कोई कंपनी या इश्यूर अपने बॉन्ड्स या लोन का पेमेंट नहीं कर पाता तो नुकसान हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क डिबेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट बदलने से NAV प्रभावित होता है। रेट्स बढ़ेंगे, बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। रेट्स घटेंगे, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। लिक्विडिटी रिस्क कभी कभी फंड को जल्दी बेचने में मुश्किल आ सकती है। लिक्विडिटी फंड में यह रिस्क सबसे कम है। इन्फ्लेशन रिस्क रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम होने पर परचेजिंग पावर घट जाती है। इक्विटी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से बेहतर बचाव देता है। रिस्क मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट सेक्टर्स, कंपनीज और एसेट क्लासेस में पैसा लगाना। इक्विटी प्लस डिबेट प्लस हाइब्रिड मिक्स से रिस्क कम होता है। एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश। एग्रेसिव, ज़्यादा इक्विटी, कंजर्वेटिव, ज़्यादा डिबेट।
रेगुलर रिव्यू, फंड प्लेटफॉर्म चेक करें, पुअर परफॉर्मिंग फंड स्विच करें। रिस्क प्रोफाइलिंग एग्जांपल, यंग इन्वेस्टर 25 से 35 ईयर्स के, अग्रेसिव हाई इक्विटी एलोकेशन। मिड एज इन्वेस्टर 35 से 50 ईयर्स, बैलेंस हाइब्रिड एलोकेशन। नियर रिटायरमेंट 50+ ईयर्स के, कंजर्वेटिव डिबेट एलोकेशन। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स वर्सेस फ्यूचर एक्सप्लेनेशन। पास्ट रिटर्न से सिर्फ ट्रेंड समझा जा सकता है, गारंटी नहीं। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकल 12 से 15% CARG दे चुके हैं। डिबेट फंड्स जनरली 6 से 8% CARG देते हैं। हाइब्रिड फंड्स 8 से 10% एवरेज देते हैं। रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ, हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, लो रिस्क लो रिटर्न। इन्वेस्टर को हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड सिलेक्ट करना चाहिए। इस भाग में आपने सीखा म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से रिस्क होते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न और CARG क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन से रिस्क कम करना, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड सिलेक्ट करना, हिस्टोरिकल रिटर्न्स और फ्यूचर एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अब तक हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक टाइप्स, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, रिस्क और रिटर्न के बारे में डिटेल में सीखा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर आप टैक्स और स्ट्रेटजी को समझेंगे तो आपका निवेश ज़्यादा लाभकारी और सुरक्षित होगा। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और टैक्स सेविंग। ELSS एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड है। सबसे बड़ा फ़ायदा, इनकम टैक्स में डिडक्शन। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक। लॉक इन पीरियड 3 साल। ग्रोथ और डिविडेंड दोनों पर टैक्स रूल्स लागू। एक्सप्लेन, अगर आप 50,000 ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स सेविंग अप टू 15,000 एज्यूमिंग 30% स्लैब। लॉन्ग टर्म के बाद फंड ग्रोथ भी मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस STCG। इक्विटी फंड्स में अगर आप 1 साल से कम इन्वेस्ट करके पैसा निकालते हैं, STCG एप्लीकेबल। करंट रेट 15% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। डिबेट फंड्स में 3 साल से कम होल्डिंग, STCG एप्लीकेबल एज पर इनकम टैक्स स्लैब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस LTCG। इक्विटी फंड्स में 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग, LTCG एप्लीकेबल। करंट रूल्स, 1 लाख तक गेंस टैक्स फ्री, इसके ऊपर 10% टैक्स ऑन गेंस। डिबेट फंड्स में 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग, LTCG एप्लीकेबल विद इंडेक्स बेनिफिट। डिविडेंड टैक्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स पर टैक्स लागू होता है। इक्विटी फंड में डिविडेंड 10% TDS ओवर 5,000 एनुअली। डिबेट फंड्स में डिविडेंड एडेड इन इनकम टैक्स एज पर स्लैब। फंड सिलेक्शन स्ट्रेटजी, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म गोल 3 years लिक्विड डिबेट फंड्स। मीडियम टर्म गोल 3 से 7 years हाइब्रिड फंड्स। लॉन्ग टर्म गोल 7 years इक्विटी फंड्स। रिस्क प्रोफाइलिंग, अग्रेसिव मोस्टली इक्विटी, मॉडरेट हाइब्रिड मिक्स। कंजर्वेटिव मोस्टली डिबेट, रिव्यू एंड रिलायबल। हर महीने या साल में फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करें। एसेट एलोकेशन एडजस्ट करें।
Avoid common mistakes. Short-term panic withdrawal. हाई एक्सपेंसिव रेशो फंड चुनना। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देकर फंड सिलेक्ट करना। मान लीजिए 30 साल की उम्र में 5000 मंथ SIP शुरू किया। अग्रेसिव इक्विटी फंड 12% CARG 20 साल में कॉर्पस 50 लाख। हाइब्रिड फंड 9% CARG 20 साल में कॉर्पस 30 लाख। डिबेट फंड 7% CARG 20 साल में कॉर्पस 23 लाख। ये दिखाता है कि रिस्क प्लस रिटर्न्स के हिसाब से सही फंड चुनना कितना इम्पोर्टेंट है। इस भाग में आपने सीखा ELSS और टैक्स सेविंग बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, डिविडेंड टैक्सेशन रूल्स, गोल बेस्ड फंड सिलेक्शन स्ट्रेटजी, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से फंड एलोकेशन, कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें अवॉइड करने के तरीके, प्रैक्टिकल SIP एग्जाम्पल। दोस्तों, अब तक हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक टाइप्स, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, रिस्क, रिटर्न, टैक्सेशन और स्ट्रेटेजी सभी पार्ट्स कवर कर लिए। अब आखिरी पार्ट में हमें रियल लाइफ केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि अलग अलग उम्र और सर्टिफिकेशंस में किस प्रकार के फंड्स चुने जाते हैं। साथ ही कॉमन क्वेश्चंस और डाउट्स भी सोल्व करेंगे। केस स्टडी 1, यंग इन्वेस्टर 25 years, प्रोफाइल एज 25 year, रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव, गोल वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म 10 से 20 साल। ठीक है। स्ट्रेटेजी 70% इक्विटी लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिक्स। ठीक है। 20% हाइब्रिड फंड्स, 10% डिबेट फंड्स, इमरजेंसी फंड पर्पस, SIP 5000 पर मंथ, एक्सपेंडेड आउटकम 12% CARG एज्यूम करे 20 साल में कॉर्पस 50 लाख। अग्रेसिव इक्विटी एक्सप्लोसिव लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देता है। कैश स्ट्रेटेजी मिड एज प्रोफेशनल 40 साल। प्रोफाइल एज 40 साल, रिस्क एप्रिटिएट मॉडरेट, गोल चाइल्ड एजुकेशन वेल्थ एक्यूमुलेशन रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजी। 40% इक्विटी लार्ज कैप प्लस मल्टी कैप, 40% हाइब्रिड बैलेंस्ड एडवांटेज, 20% डिबेट फंड्स लिक्विड प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन, SIP 10,000 पर मंथ, एक्सपेंडेड आउटकम 9 से 10% एवरेज, CARG 15 साल में 35 से 40 लाख। बैलेंस्ड अप्रोच रिस्क को मॉडरेट रखता है और स्ट्रेटजी ग्रोथ देता है। केस स्टडी 3, नियर रिटायरमेंट इन्वेस्टर 50 साल। प्रोफाइल एज 50 साल, रिस्क एप्रिटिएट कंजर्वेटिव, गोल रिटायरमेंट, कॉर्पस परसेंटेटिव स्ट्रेटेजी, इनकम स्ट्रेटेजी 70%, डिबेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिबेट, लमसम प्लस SIP कॉम्बिनेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम 7 से 8% एवरेज, CARG रिटायरमेंट पर्पस, सिक्योर लॉन्ग रिस्क स्टेबल रिटर्न्स, कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज। म्यूचुअल फंड्स में कितनी बार निवेश करना चाहिए? मंथली SIP आइडियल है। लमसम अगर बड़ी और राशि है तब एक बार SIP बीच में रोकना चाहिए। नहीं, कंपाउंडिंग के लिए कंटिन्यू SIP बेस्ट है। फंड बदलना कब चाहिए?
फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से पीछे है या गोल चेंज हुआ है? कौन सा ऐप या प्लेटफॉर्म बेस्ट है? ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, ईटी मनी सभी ग्रोथ वर्थी है। की टेकअवेज फ्रॉम केस स्ट्रेटजी। हर उम्र और सिचुएशन के लिए फंड एलोकेशन अलग होता है। रिस्क लॉरेंस के अनुसार इक्विटी, डिबेट एंड हाइब्रिड कंपनीज तय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म एसआईपी प्लस गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग जरूरी है। इस अंतिम भाग में आपने सीखा 25, 40 और 50 प्लस उम्र के इन्वेस्टर्स के लिए केस स्ट्रेटजी, सही फंड एलोकेशन और एक्सपेक्टेड पर्पस, कॉमन Q&A और